हम लोग बात कर रहे थे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक हम लोग बहुत सारी क्लासें आपकी कवर कर चुके हैं। और इतना कह सकता हूँ बस कि आपके दिमाग में अगर यूपीएससी एग्ज़ाम से संबंधित, आईएएस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, अगर उन क्लासों को आप लोग जाकर कवर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। चाहे वो फॉर्म भरने से संबंधित हो, या आप देखिए और भी जो जानकारी रहती कि उम्र कितनी होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए, फिर पैटर्न हो, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, मुख्य परीक्षा का हो, इंटरव्यू का हो, फिर चाहे आप देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस हो, मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो, ऑप्शनल आप लोग जो चुनते हैं उनके सिलेबस की बात की हुई है। हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। और लास्ट क्लास में आपने देखा होगा और आप लोगों से वादा भी किया था कि हम लोग प्रीलिम्स के मुख्य परीक्षा के कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर भी उठा के उनका भी मूल्यांकन कर लेंगे, उनके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो इसीलिए 2018 का प्रीलिम्स का पहला पेपर हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर किया था। आज की इस क्लास में यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का पहला पेपर आप देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं आपके। पहला पेपर जिसे आप लोग सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला कह देते हैं, दूसरे को आप लोग सी सेट भी कहते हैं। दोनों आप देखते हैं कि 200 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे का समय में मिलता है आपको, और माइनस मार्किंग रहती है 0.33 नंबर की। ठीक है, और ये आप लोगों को याद होना चाहिए। लेकिन दूसरे पेपर में आप देखते हैं केवल क्वालिफाई करना होता है, तो उसमें अच्छे से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कर भी लेते हैं आराम से, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र पहला, और इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। देखिए, इसमें अनुक्रम, पुस्तिका अनुक्रम की बात करें तो 4 सेट आप लोगों को एक तरह से देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी। और आप देखते हैं इनमें देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल समान रहते हैं, जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो सभी पेपरों में एक समान रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। मान लीजिए कि ए सेट में जो आप देखेंगे पहले नंबर पर है, हो सकता है कि बी सेट में 21वें पर पहुंच जाए, 41वें पर पहुंच जाए, तो इस तरह का क्रम बदल जाता है। ठीक है, और एक बात, माइनस मार्किंग कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग गोला लगाते हैं, आंसर भरते हैं, तब अगर आपका गलत हो जाता है तब आपको उसका नेगेटिव मार्किंग देनी होगी, यानी कि आपको एक सजा के रूप में देना होगा। लेकिन अगर आप लोग उसमें भरते नहीं है, छोड़ देते हैं, तो उसका कोई ना तो आंसर आपको नंबर मिलता है और ना ही उसका देना पड़ता है। ये अनुदेश रहते हैं, इन्हें पढ़ लिया करिएगा, आपके पास टाइम रहता है पेपर मिलने के बाद। चलिए फिलहाल हम लोग पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। 2 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, क्योंकि अगर आप देखिए कि नीचे लिखा होता सही नहीं है, सही नहीं है उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर तुरंत बदल जाता। और इसीलिए आप देखते हैं कि आते हुए भी आंसर गलत गलत कर बैठते हैं। तो पहला कह रहा है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि का आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा कह रहा है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। वंशानुगत कहने का मतलब है कि उनके बाद उनके परिवार में ही बेटे को। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे बताइए। तो आप लोगों को बता दूं, दोनों गलत हैं। जागीरदार राजा के अधिकारी थे, जो राजा द्वारा उपहार में दी गई भूमि का लेते थे, और वे मनसाबदार कहे जाने वाले राजा द्वारा दिए गए रैंक धारक होते हैं। उन्हें जागीर नामक उनकी शुल्क की राशि के बराबर गैर वंशानुगत भूमि क्षेत्र आवंटित किया जाता था। ये जागीर चरित्र में अस्थायी होते थे और जमींदारों को केवल भूमि से एकत्रित राजस्व का दावा करने और उनका आनंद लेने का अधिकार था इनके साथ। और भूमि धारकों को जमींदार कहा जाता था। और भू राजस्व के अलावा किसान के उत्पादन में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार था। उन्हें किसानों को हिरासत में लेने का भी अधिकार था। इसलिए आप देखेंगे ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों गलत हैं। लेकिन सही पूछ रहा था इसमें, तो कोई भी सही नहीं, ना तो एक सही है ना ही दो सही है, तो आप डी ऑप्शन लगा देंगे।
दूसरा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हदबंदी कानून पर पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। दूसरा कह रहा है भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। और सी कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई थी। और डी कह रहा है भूमि सुधारों से हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें भी कृषि मिल सके, क्या भूमि मिल सके, वो अपना खेती पाती कर सके। तो इसमें बी ऑप्शन आप लोग लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा? तीसरा, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आप लोगों से पहले भी बोला है, इस तरह की जो रिपोर्टें इंडेक्स जारी किए जाते हैं और जिस संस्था के द्वारा जारी किए जाते हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। और चाहे वो राष्ट्रीय संस्थाएं हो या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हो, उनके बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी अपने पास रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही, विश्व बैंक। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। और विश्व आर्थिक मंच की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसे आप लोग विश्व आर्थिक मंच को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से भी जानते हैं। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी जनवरी में। और आप देखेंगे कि कोलोन्गी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 2004 से ये जारी हो रही है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगा दिए होंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने चार्टर एक्ट। जो आपके चार्टर एक्ट हैं, जो भी एक्ट हैं, उन्हें भी याद रखा करिएगा, उनसे भी हर साल एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए और इन 3 कथन दिए गए, इनमें से सही चुनना है आपको। तो पहला कह रहा है इसमें आपका कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि पहला ठीक है और दूसरा ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या है? बिल्कुल गलत है। इस अधिनियम ने ईसाई मिशनों को अंग्रेजी का प्रचार करने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी दी थी। और इसने भारतीय जनता में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए का आवंटित भी किए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा दिए होंगे। 1 और 2 बिल्कुल आपका ठीक है कथन। और देखिए इंग्लिश में भी दिया जाता है, छपा रहता है, तो आपको अगर परेशानी होती है हिंदी में या इंग्लिश मीडियम से, तो आपके पास भी रहता है ऑप्शन। और अगर देखिए हिंदी मीडियम से भी है, तब आप देखते हैं कि हिंदी में कई क्वेश्चंस गलत लगते हैं आपको, तो इंग्लिश भी देख लिया करिएगा उनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 5, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया है। दूसरा कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। बताइए क्या करोगे इसमें? तो आप लोगों को बता दूं बिल्कुल क्या है, 5 में आपके दोनों सही है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में बंगाल में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्वदेशी औद्योगिकरण आंदोलन के हिस्से के रूप में एक तरह से आप देखेंगे हुआ था। बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल संस्थान की स्थापना हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो इसमें आप लोगों ने सी लगा दिया होगा। अगला है 6वां, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये आंदोलन संगठन है और इनके नायक लीडर हैं। सही युग्म, सही सम्मिलित, जो सही आप लोग जोड़ियां मिलाने के लिए आती थी ना बचपन में, आप लोग स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में पढ़ते होंगे, तो उसी तरह की बात हो रही है। तो 6वें में आप लोग क्या करोगे? अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नैयर। तो आपको बता दूं तीनों बिल्कुल राइट हैं, तीनों कथन बिल्कुल सही है। इनकी स्थापना, जैसे आप देखिए कि जो आपका अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 में महात्मा गांधी साहब ने की थी इसकी स्थापना, छुआछूत को मिटाने के लिए, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में इसकी स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। और आप देखेंगे कि आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में चला था, ठीक है।
और भारत की तमिलनाडु में ब्राह्मणवाद के खिलाफ चला था ये। तो ये भी याद रखिए, तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी तीनों सही हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। क्या? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है। चंदुदेडो, कोटदीजी, सोहेगुरा, देसलपुर। तो इसमें आप देखेंगे कि सोहेगुरा नहीं है, साथ में आपका सी होगा। सोहेगुरा ताम्रपत्र शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक लिखा गया भारतीय ताम्रलेख है। ठीक है, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें सी होगा आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 8। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ, स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली, सांची, शहबाजगढ़ी, सोहे गोरा। बताइए इसमें। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका 8 में क्या होगा? ए ऑप्शन, कंगनहल्ली में, यानी कि 8 में ए होगा। चलिए, तो इसमें ए लगा दिया आपने। ये सब इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करिए अगर आप लोग तैयारी शुरू ही किए हुए हैं तो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 9वां पूछ रहा है, और उपयुक्त में से विशेषताएं महायान बौद्ध की हैं। बौद्ध में देवत्वरोपण, बौद्धि सत्य के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। आप देखते हैं कि आगे चलकर बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था, तो महायान हीनयान उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप देखेंगे कि 9 में क्या होगा? 9 में आपके तीनों होंगे, पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, सीधा सा सवाल है, आप देखिए। अगला क्वेश्चन है 10। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक तो सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, वही सही आपको चुनना लेना है। तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। सी कह रहा है, बला श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी कह रहा है, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बला श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो 10 देखेंगे तो ए ऑप्शन होगा। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, और जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था इसे। ठीक है, तो 10 में आपका ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11। ये कह रहा है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? बताइए। चालुक्य, या फिर आप देखेंगे चंदेल, राजपूत, विजयनगर। तो आप देखेंगे विजयनगर, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था विजयनगर राज्य में, यानी कि आपका 11 में डी होगा, 11 में डी। तो इसमें आप टी लगा दिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 12। एक कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, और इसमें से सही कथन चुनना है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तीसरा कह रहा है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। इन तीनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो इसमें आप देखें कि पहला तो ठीक है, लेकिन दूसरा और तीसरा आपका कथन बिल्कुल गलत है। और क्यों गलत है? आप देखेंगे कि प्रांतों को एक सेकदार के तहत सिख या जिले में विभाजित किया जाता था, और प्रत्येक जिले में कुछ परगने या कस्बे होते थे। सेकदार के बाद एक परगना के सरकारी अधिकारी आमिल थे जो राजस्व एकत्रित करते थे, और मुंशी परगना स्तर पर हिसाब रखता था, और खाजानदार राजकोष का प्रभारी होता था। साम्राज्य हकीम फौजदार मोमिन के नेतृत्व वाले एकता के रूप में जाने वाले प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें 2 अधिकारी सिकदार या सिकरदान मुंशी पे मुंशी दान द्वारा संचालित होता था। और मुगल काल के जागीर दिल्ली सल्तनत की एकता के समान थे। एकता स्वदेशी नहीं था ये। और मीर बख्शी ने अकबर के शासन काल के दौरान सैन्य विभाग, बड़प्पन, सूचना, खुफिया एजेंसियों का नेतृत्व किया था। तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 पूछ रहा है,
एक कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। दूसरा कह रहा है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी के से अत्यधिक प्रभावित थे। बताइए इसमें क्या लगाओगे। तो आपको बता दूं कि 13 में ना तो आपका एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि दोनों आपके गलत हैं। अब का आप कहोगे कि गलत क्यों है। तो निम्बार्क एक हिंदू दार्शनिक और टीकाकार थे जिन्हें भेद वेद द्वैत द्वैत के वैष्णव सिद्धांत की एकता में द्वैत के विचार के लिए जाना जाता है। और ये आप देखेंगे कि उन्हें 13वीं या 14वीं शताब्दी में रखते हैं हम लोग, ठीक है। और संत कबीर के बाद शेख अहमद सहिंदी का जन्म हुआ था। चलिए तो आप लोग देखिएगा, इसमें डी ऑप्शन लगा देंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 14। ए कह रहा है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भारतीय से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा अगर है भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था। इन तीन कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। तो आप देखेंगे कि 14 में आपका क्या होगा, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, लेकिन दूसरा आप देखेंगे गलत है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि इनका महात्मा गांधी ने समर्थन किया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन लगा देंगे। और विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में तो गांधी जी और कांग्रेस ने साथ दिया था अंग्रेजों का, आप सभी जानते हैं। भारतीय भी लोगों को करने के लिए कहा गया था। 15 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए कांग्रेस बार बार चर्चा में होती है। कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे 28 दिसंबर 1885 में पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन बनाया गया था। पहले अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आपको विचार करना है और सही सम्मिलित चुनना है। सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ के, के.सी. नियोगी सदस्य संविधान सभा के, पी.सी. जोशी महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के। तो आपको बता दूं कि इसमें आपका 15 में तीनों सही हैं, बिल्कुल सही सम्मिलित हैं। क्या है, सही सम्मिलित हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे सर तेज बहादुर सप्रू, के.सी. नियोगी संविधान सभा के सदस्य थे, पी.सी. जोशी भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव थे। तो इसमें 15 में आप डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन 16। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देखिए यहाँ 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा, वही गलत आप लोगों को चुन लेना है इसमें। तो 16 क्या कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। सी कह रहा है तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और डी कह रहा है तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो आप देखेंगे ए इसमें गलत है और गलत ही आपसे पूछा है। क्या किया है, गलत ही पूछा है, क्योंकि तानसेन की उपाधि ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत ने दी थी, अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी इन्हें, ठीक है। डी ऑप्शन आपका क्या, बी सी डी सही है और आप देखेंगे ए गलत है और गलत ही पूछा था, तो ये ऑप्शन लगा देंगे आप लोग। 17 अगला क्वेश्चन है 17। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्ताधार एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। तो कौन था इसमें, आप सभी जानते हैं कि इसमें था कौन, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जहांगीर था, कौन था, जहांगीर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहांगीर भी यूरोपीय चित्रकला से बहुत प्रभावित था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो आप देखेंगे कि इसमें फूलों की घाटी नेशनल पार्क होगा। 18 में आपका डी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। फूलों की घाटी अपने अल्पाइन घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और यह पूरी तरह से सब शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में देखने को मिलेगा। 18 में डी। क्वेश्चन है हमारे सामने 19। अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नीति आयोग, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। तो नीति आयोग की। और आपको बता दूं नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 20 जून की 21 तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज के नीचे नहीं डूबता है। बी कह रहा है कि दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज के नीचे नहीं डूबता है। सी कह रहा है मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। डी कह रहा है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्त चमकता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 20 में आपका क्या होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। जून की 21 तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षैतिज की नीचे नहीं डूबता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य माना गया है। इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया था। तंबाकू, कोको और रबड़। तंबाकू, कपास, रबड़। और आप देखेंगे कि कपास, कॉफी, गन्ना, रबड़, कॉफी, गेहूं। तो 21 में आप लोग देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन ठीक रहेगा, तंबाकू, कोको और रबड़। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आप लोगों का क्या होगा, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 22। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, तीनों में से सही कथन चुनना है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा कह रहा है 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसमें 22 में आपका 22 में केवल पहला ही कथन ठीक है, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। और गुजरात के आसपास आप देखिए, गुजरात राज्य में आपको देखने को मिल जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, आप लोगों ने सुना होगा। विक्टोरियन ऊंट की बात करें तो मध्य एशिया के मैदानों का एक बड़ा यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 सींग वाला गैंडा भारतीय उपमहाद्वीप का है, ना कि केवल भारत का है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेपाल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 23। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये प्रसिद्ध स्थान है, ये नदी है, सही सम्मिलित करना है। पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे। तो आप देखेंगे पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी की बात करें मालप्रभा, एक गलत है। ठीक है, तो इसमें 23 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम्पी मध्य कर्नाटक के पूर्वी भाग में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें केवल ए 1 और 2 सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 24। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुल कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। बी कह रहा है कीमत स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। सी कह रहा है सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। डी कह रहा है सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो 24 में आप लोग क्या अलग करोगे, 24 में बी ठीक है रहेगा, कीमत स्तर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। तो 24 में आपका बी रहेगा। 24 में क्या लगाओगे, बी। ठीक है, आगे आप देखेंगे 25 है। निम्नलिखित में किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाप मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं। कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। बी कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए। सी कह रहा है पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। डी कह रहा है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। 25 क्या करोगे भाई, बताओ कुछ। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या, 25 में क्या लगाओगे, डी ऑप्शन भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, ग्लोबल डिमिंग प्रभाव पैदा करने के लिए। स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फेट एरोसोल की क्षमता ने उन्हें ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने के लिए सौर विकिरण प्रबंधन जलवायु इंजीनियरिंग परियोजना में उपयोग के लिए एक संभावित उम्मीदवार बनाया है। चलिए आप लोग याद रखिएगा, ये डी ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 26। निम्नलिखित में किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया जाता है। दुर्लभ रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण। बी कह रहा है प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी। और सी कह रहा है हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल। और डी कह रहा है अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। तो बताइए
इसमें आप देखेंगे कि 26 में आपका डी ऑप्शन होगा। 26 में क्या होगा? डी। भस्मीकरण की तरह पायरोलिसिस, गैसीकरण, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी, तापीय प्रक्रियाएं जो कचरे को तोड़ने के लिए उच्च तापमान का उपयोग करती हैं। चलिए, ये भी डी ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 27। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अगस्त मला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? एक कह रहा है नेयार, परा और शेरदुर्ने वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य और कलाकर्ण मुंदनथुराई बाघ रिजर्व। बी कह रहा है मुदुमलाई, सतमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी कह रहा है कौंडिन्य, गुंडला, ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य और मुकुर्थी नेशनल पार्क। डी कह रहा है कावल और वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व। तो 27 में आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या रहेगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा 27 में। क्वेश्चन है हमारे सामने 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, क्या? 4 कथन दिए गए। अब तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी 7-7, 8-8 कथन पूछ लेता है, 6-6 कथन पूछ लेता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि सिविल सर्विस की तैयारी करने से पहले आप लोगों को पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखना चाहिए। आ रहा है समझ में तो ठीक है, वरना रहने दीजिए। डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत कह रहा हूँ। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियाँ शाक भक्षी होती हैं। दूसरा कह रहा है मछली की कुछ जातियाँ शाक भक्षी होती हैं। तीसरा कह रहा है समुद्री स्तनपारियों की कुछ जातियाँ शाक भक्षी होती हैं। चौथा कह रहा है सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रव्रजक होती हैं। तो 28 में आप लोग क्या करोगे बताइए? 28 में आपका क्या रहेगा? चारों बिल्कुल ठीक कह रहा है। समुद्री कछुए मांसाहारी, मांस खाने वाले, शाकाहारी, पौधे खाने वाले, सर्वाहारी, मांस और पौधे दोनों खाते हैं। इंसान है उसमें आप लोग गिनती होती है, दोनों खाते हैं। इंसान जानवरों को भी खा लेता है और पेड़ पौधे तो खाता है। इसमें डी ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 29। ये आप देखेंगे वन प्राणी हो गए, प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये सही सम्मिलित करना है। नीले मीन पक्ष बाली महाशेर, कावेरी नदी, इरावदी डॉल्फिन, चंबल नदी, मोरचाब, रस्टी चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट में। तो बताइए इसमें 29 में क्या लगाओगे, बोलिए। इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला ठीक है और तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखेंगे इरावन डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों में 3 नदियों में पाई जाती है, ये अयरवाड़ी, महाकम, मेकांग में। तो चलिए इसमें आप लोग 29 में सी लगा दिए होंगे, 1 और 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 30। ये पर्यावरण में नियुक्त होने जाने वाले सूक्ष्म मणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री पारितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। बी कह रहा है ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती हैं। सी कह रहा है ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। डी कह रहा है अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो बताइए इसमें क्या करोगे आप? तो आपको बता दूं, इसमें ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। माइक्रोबिट्स अपने सबसे बड़े आयाम में 1 मिलीमीटर से कम के ठोस प्लास्टिक कणों का निर्माण करते हैं। वे अक्सर पॉलीथन से बनते हों और जल प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। मीठे पानी और समुद्र के पानी में जलीय जानवरों के लिए एक पर्यावरणीय खतरा भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। 30 में आप लोग क्या लगाएंगे? ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 31। 31 क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आप लोगों से? ये कह रहा है कि हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बोटी के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि यह पाया गया है कि यह पिति मलेरिया औसत का संधारणीय स्रोत है। और बी कह रहा है इसमें कि यह जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है। सी कह रहा है यह कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है। और डी कह रहा है यह वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। तो इसमें आप देखेंगे कि डी आपका ऑप्शन ठीक होगा। इसमें जिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया, ये हिमालयी बिच्छू भी कहते हैं, एक फाइबर उत्पादक पौधा है और हिंदू कुश हिमालय के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
और इससे कपड़े का उत्पादन करता है हिमालयी बिछुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी काफ़ी मांग रहती है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा 31 में। अगला क्वेश्चन है 32। एक कह रहा है निम्नलिखित में से किनका मापन आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। दूसरा कह रहा है किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। और तीसरा कह रहा है किसी विशेष स्थान पर भूपृष्ठ तापमान। तो इनमें से सही क्या होगा? तीनों बिल्कुल ठीक है इसमें, यानी कि डी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। भूमि की सतह के तापमान को मापना भी संभव है इससे। रेडियोमीटर, फोटोमीटर उपयोग में आने वाले सबसे आम उपकरण हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिए, इसमें डी ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 33। एक कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? बताइए। 33 में आप लोग क्या लगाओगे? आप देखेंगे कि सबसे पहले आप लोग महाराष्ट्र चलिए, फिर आप लोग मध्य प्रदेश चलिए, फिर आप लोग उड़ीसा चलिए, फिर छत्तीसगढ़। इस तरह से आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें। ठीक है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे 16% के लगभग। आप देखिए नई रिपोर्टें आती रहती तो बदलते रहते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर आप देखिए उसके बाद मध्य प्रदेश 25 के उस समय का लगभग, फिर उड़ीसा में 32 और छत्तीसगढ़ में 42%। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 34। मेथेन हाइड्रेट के निक्षेप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। दूसरा कह रहा है मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंडा में और तथा समुद्री आदि स्थल के नीचे पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे? इसमें आप देखेंगे तीनों बिल्कुल सही हैं, राइट है, यानी कि तीनों कथन आपके बिल्कुल सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा इसमें 34 में, यानी कि तीनों सही। क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है? तो आप देखते हैं कि सभी होती हैं, ये CO2 हो, N2O हो, CH4 हो। तो इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि डी ऑप्शन इसमें भी आपका रहेगा। ओजोन आप लोग सुने ना, O3, इसका स्तर भी गिर रहा है। इसमें क्षरण भी देखा जाता है, वो चिंताजनक भी है। जो सूर्य भगवान से हानिकारक किरणें आती है ना, उसे रोकता है, इसलिए। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ते होंगे, NCERT पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बेस मजबूत हो जाएगा आपका। इसमें डी लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला है 36। निम्नलिखित कथनों युग्मों पर विचार कीजिए। ये सागर हो गए, सागर से लगा हुआ देश, और सही सम्मिलित ढूंढना है इसमें से। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को, लाल सागर सीरिया। देखिए जब आप लोग भूगोल पढ़ रहे हो उस समय आप लोग मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा, तो आप लोग आसानी से लंबे समय तक याद रख पाएंगे कि अच्छा इस देश की सीमा इस सागर से लगती है। ठीक है, तो ये काम आप लोग करिएगा जरूर। तो 36 में आप लोग क्या लगाओगे बताइए? 36 में आप लोग देखेंगे कि एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया लगता है, बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान लगता है, बिल्कुल सही है। और भूमध्य सागर से मोरक्को लगता है, बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा। अब आप लोग कहोगे कि गलत 3 क्या 2 और 5 गलत क्यों है? क्योंकि एड्रियाटिक तटों पर वाले देशों की बात करें, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, इटली, मोंटेगो और आप लोगों को स्लोवेनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग सहारा देखिए, जब मैप की बात होती है, जैसे आप लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपसे पूछे कि पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी कहाँ है, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे।
थाईलैंड की खाड़ी कहाँ है, ये आप लोग देखेंगे। आपसे पूछेगा कंबोडिया की सीमा लगती है, तो आप लोग देख लेंगे, अच्छा हाँ लगती है। बैंकॉक की लगती है, हाँ लगती है। ठीक है, तो ये आसानी होती है ऐसे में याद रखने में। अब आप देखिए फारस की खाड़ी है या ओमान की खाड़ी है, यहाँ आप लोग देख पाएंगे तो याद रख पाएंगे कि अच्छा हाँ सीमा लग रही है, तो लंबे समय तक याद रख पाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 37। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों में के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? चीन, भारत, म्यांमार, वियतनाम। तो आप देखेंगे इसमें आप लोगों को 37 में देखने को मिलेगा भारत। ठीक है, भारत। तो ये आप लोग याद रखिएगा। निर्यात का मतलब होता है देखिए कि हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ए हेमनद है, ए नदी है। बंदरपूछ, यमुना, बारासिगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकिनी, सियाचिन, नुब्रा, जम्मू, मानस। सही सम्मिलित देखना है आप लोगों को। क्या करना है? सही सम्मिलित देखना है इसमें से। तो आप देखेंगे कि आपका 38, इसमें आप देखेंगे बंदरपूछ, यमुना निकलती है यहाँ से आती है, बारासिगरी, चेनाब, लेकिन मिलाम मंदाकिनी से नहीं आती है, सियाचिन ये नुब्रा से, और जम्मू मानस से। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 38 में ये ऑप्शन ठीक रहेगा, यानी कि 1 3 1 2 4 सम्मिलित हैं, 3 5 गलत है इसमें। 3 5 क्या है? गलत है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मंदाकिनी की बात करें तो भारत के उत्तराखंड के केदारनाथ के पास चौरावाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और मानस की बात करें तो ये भूटान में समग्र रूप से मानस नदी प्रणाली की लंबाई आप देखते हैं। नदी का मुख्य तना मानस या गोंगरी नदी है, जो भारत के अरुणाचल प्रदेश के कामंग जिले से निकलती है, और जम्मू सिक्किम में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो 38 में ए होगा। 38 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन है हमारे सामने 39। ए कह रहा है कि भारत में कार्बोफ्यूरन, मेथिलफेराथियोन और फॉरेट और ट्राईएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में इस्तेमाल होते हैं? कृषि में पीड़कनाशी, बी कह रहा संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, सी कह रहा है फल पक्कन कारक, और डी कह रहा है प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। तो 39 में आप देखेंगे क्या लगाओगे आप लोग? 39 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, कृषि में पीड़कनाशी। ठीक है, जहरीली कार्बोमेट कीटनाशक में से एक है कार्बोफ्यूरान। ठीक है, चलिए तो इसमें ये ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करना है, विचार ही करना है। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आद्य भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। दूसरा कह रहा है आद्य भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा कह रहा है आद्य भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम 2010 आद्य भूमियों के अबाध क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। इनमें से सही कथन आपको चुनना है। बताइए आप लोग क्या चुनोगे? तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 40 में केवल आपका तीसरा ऑप्शन ठीक है, केवल तीसरा कथन ठीक है। पहला भी गलत है और दूसरा भी आप देखेंगे गलत है। ये पहला तो इसीलिए गलत है कि ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें केवल 3 ठीक था, यानी कि डी ऑप्शन क्या सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, केवल 3। ये आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 3 कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तो कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन की ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। दूसरा कह रहा है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, और तीसरा कह रहा है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। तो आपको बता दूं कि तीनों बिल्कुल सही है, इसमें तीनों सही है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका 41 में लगा दोगे।
अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 42। ये कह रहा है कि अलियार, ईसापुर और कमसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? हाल ही में खोजे गए यूरेनियम के निक्षेप हैं, यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, भूमिगत गुफा तंत्र है, जल भंडार है। तो यहां आप देखेंगे कि आपके क्या है, जल भंडार आपको देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 43। ये सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे 43 की बात कर रहा हूं। उसके बाद 4 कथन दिए गए, इन चारों में से सही चुनना है आपको। एससीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। दूसरा कह रहा है ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। तीसरा कह रहा है बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। और 4 कह रहा है सीएनजी की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। तो इसमें आप देखेंगे 2 और 3 तो ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि आपका 1 और 4 गलत है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और HCNG CO के उत्सर्जन को 70% तक कम कर देती है। ठीक है, और चौथा इसलिए गलत है क्योंकि H2 की वर्तमान लागत प्राकृतिक गैस की लागत से अधिक है, इसलिए HCNG की लागत CNG से अधिक है। चलिए, तो इसमें आप लोग 2 और 3 कथन ठीक था, यानी कि 2 3 यानी कि बी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। अगला है क्वेश्चन 44। मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं? भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। बी कह रहा है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। सी कह रहा है मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम हो जाता है। और डी कह रहा है बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक रहेगा, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, यानी कि 44 में आपका 44 में बी रहेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ओस का निर्माण तब होता है जब आकाश साफ होता है, और जब बादल होते हैं तो कम होता है। और जब आसमान साफ होता है और रात में पेड़ पौधे ठंडे होते हैं तो पानी का अधिक बाष्पीकरण होता है, इसलिए अधिक ओस भी बनती है। लेकिन बादल होने पर पेड़ पौधे रात में ठंडे नहीं होते, इसलिए ओस कम बनती है। जैसे सूरज आसमान में ऊपर उठता है, उसकी बूंदें हवा में बाष्पित होती रहती हैं, हटती रहती हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, बड़े खेले होंगे इस परिस्थिति में। अगला है 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्लोकन के परे कर दिया। भारत के संविधान में 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी खंडित कर दिया, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। इन दोनों में सही आपको चुनना है। तो आपको बता दूं कि केवल इसमें किसमें 45 में केवल दूसरा ही ठीक है, पहला गलत है। 10 अगस्त 1975 को आप देखते हैं कि हमारे देश में आप लोगों को मालूम होगा कि एक तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया था। उसके बाद आप देखिए गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, और उसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन किया गया था। और जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके प्रावधानों को पलट दिया गया था, वापस कर दिया गया था एक तरह से। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे 39वें संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव को भारतीय अदालतों की जांच से परे रखा था, ये 1975 से 77 के बीच। और 99वें सीए ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी। और लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ ने 4-1 के बहुमत से कॉलेजियम प्रणाली को बरकरार रखा है, और एनजेसी को असंवैधानिक करार दिया था। कॉलेजियम व्यवस्था कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार आप देखते हैं कि इस पर सवाल उठते रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इसमें सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। और कॉलेजियम के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आप देखिए इससे अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन केवल 2 ठीक है इसमें, तो इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और संविधान में आप सब पढ़ते रहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 46। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें आप देखेंगे कि आपको कितने 4 कथन दिए गए हैं। कितने 4 कथन दिए गए हैं। इन चारों में से सही कथन आपको चुनना है। इसमें आप देखेंगे कि पहला बोल रहा है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। और तीसरा कह रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। और 4 कह रहा है यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने के वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 के द्वारा समर्थित हो। तो इसमें से कौन सही होगा? तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो आपका 3 सही है और एक आप देखेंगे 4 सही है। 3 सही है और 4 सही है। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। और स्पीकर के पास प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेक होता है, इसलिए आप देखेंगे पहला गलत है। इसे परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए दूसरा गलत है। इसमें आपका क्या होगा? ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। सी ऑप्शन ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है 47। ये कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो ये तो आपको मालूम होगा कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि 47 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के पहले संशोधन ने इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, और ए ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 48। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही कथन आपको चुनना है। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। दूसरा कह रहा है वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा कह रहा है भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो 48 में आप देखेंगे पहला तो ठीक कह रहा है। 48 में आप देखेंगे कि पहला ठीक है, लेकिन दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है? दूसरा तीसरा बिल्कुल गलत है। नीलामी के आधार पर किया जाता है यहाँ, ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे दूसरा गलत है। कोयले की आपूर्ति के लिए भारत अभी भी आयात पर ही निर्भर है, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। अगला है 49। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं। और संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। दूसरा कह रहा है उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधन किया गया है। और तीसरा कह रहा है शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। तो 49 में आप देखेंगे कि पहला ठीक है और दूसरा भी ठीक है, तीसरा बिल्कुल गलत है इसमें। तो इसमें आपका 49 में ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि लाभ का पद आप देखेंगे संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 50। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरित और शून्य घोषित किया जा सकता है? तीसरी अनुसूची, 5वीं, 9वीं, 12वीं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी क्या है? 50 में क्या लगाओगे? 50 में आपका 5वीं अनुसूची की बात हो रही है। किसकी? 5वीं अनुसूची की बात हो रही है। ठीक है, सीधा सा सवाल है, तो 50 में भी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 51। ये क्या कह रहा है? भारत में विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली कल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही कथन चुनना है। और क्या करना है? सही कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि PVTGS देश के 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं।
दूसरा कह रहा है आपका कि दूसरा क्या कह रहा है कि स्थिर या कम होती जनसंख्या पीबीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। और तीसरा कह रहा है देश में अब तक 95 पीबीटीजीएस आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। और चार कह रहा है पीबीटीजीएस की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातीय शामिल की गई हैं, हो गई हैं, इसमें की गई हैं। तो 51 में आप देखेंगे कि 51 में क्या लगाओगे, बताइए भाई। 51 इसमें आप देखेंगे 51 में पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है आपका, और तीसरा गलत है। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, चार ठीक है, तीसरा गलत है। क्या है? तीसरा गलत है। और इसमें आप देखेंगे अर्ध व्यवस्था पर एक निर्वाह स्तर भी है इनका। चलिए, तो ये आप लोग देखेंगे कि 1 2 4 होंगे इसमें, ठीक है। यानी कि क्या लगाओगे इसमें? सी ऑप्शन ठीक रहेगा, 1 2 4। अगला क्वेश्चन है 52। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट पित्तिसेद अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर पित्तिसेद अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसमें आपका बी कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। और तीसरा कह रहा है कि सी, ये कह रहा है कि देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अभी तक आप देखिए वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं किया गया है। और डी कह रहा है कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते हैं। तो 52 में क्या लगाओगे, बताइए। 52 में बी, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अनुच्छेद 142 पढ़े होंगे, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस तरह के डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो किसी भी कारण या उसके लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा कह रहा है जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। तो आप देखेंगे इसमें पहला ठीक है। इसमें 53 में आपका 53 में बताइए, पहला ठीक है इसमें, और दूसरा भी ठीक है, दोनों इसमें बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 में कहा गया है विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में प्रारंभ में राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेगा। दोनों सदन आप देखिए, विधानसभा जहाँ विधान परिषद है उसकी बात होती है, हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन रहेगा। क्या? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। 4 कथन दिए गए हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, 4 बड़े बड़े कथन है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। UNCAC अब तक का सबसे पहला विधिवत बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। तीसरा अगर है राष्ट्रवार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों की उसके वैध स्वामित्व को लौटाना और जिनसे वे अवैध तरीके से ली गई थी। और 4 कह रहा है कि मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित है। तो इन 4 में से सही आपको चुनना है। बताइए सही क्या होगा। 54 में आप लोग क्या लगाओगे, बताइए।
54 में आप देखेंगे एक तो आपका 2 ठीक है और एक आप देखेंगे 4 ठीक है। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, माफ करिए तीसरा गलत है। 2 और 4 तो ठीक है। देखिए यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इस तरह के संगठनों को फिर से बोल रहा हूँ कि याद रखा करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी याद रखिएगा। और यूएनटीओसी के तहत एक प्रोटोकॉल है, और क्योंकि यूएनसीएसी में वह प्रावधान है, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी बहुपक्षीय संधि है। और इसमें आप देखेंगे ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को इसके सदस्य राज्यों द्वारा दोनों सम्मेलनों के क्रियान्वयन में सहायता के लिए अनिवार्य किया गया है, जो 1961, 1971, 1988 के संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स सम्मेलनों के साथ यूएनओडीसी के सभी परिचालन कार्यों को रेखांकित करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 और 4 ठीक था, यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपके सामने 1, 2, 3 कथन दिए गए हैं और इनमें से सही कथन आपको चुनना है। तो पहला कथन कह रहा है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। दूसरा कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। तीसरा कह रहा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। सही कथन आपको चुनना है इसमें से, बताइए। तो इसमें आप देखेंगे दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक है। दूसरा और तीसरा आपका क्या है? ठीक है 55 में। पहला लेकिन गलत है, इसमें पहला क्या है? गलत है। मूल अधिनियम के तहत पेड़ की परिभाषा में ताड़, बांस, ठूंठ, झाड़, झकाड़, बेंत शामिल है। संशोधन अधिनियम बांस शब्द को हटाने के लिए पेड़ की इस परिभाषा में संशोधन करता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बी ऑप्शन लगा देंगे। 2 और 3 कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 56, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, 21, 25, 29। तो ये उस समय आप देखिए काफी चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चंस पूछ लिया था। नया केरल में एक बड़ा आप देखिए कि बवाल हुआ था। अनुच्छेद 21 में आप देखेंगे, ठीक है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उसी में आप देखेंगे केरल उच्च न्यायालय के 2017 के एक आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें केरल की शादी को रद्द कर दिया था मुस्लिम धर्मांतरित लड़की हादिया और साफिन जहा के उस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया था, तो उसी की बात हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन होगा 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। दूसरा कह रहा है भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। तीसरा कह रहा है पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं है। तो बताइए इसमें क्या लगोगे? 57 में आपका पहला गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा केवल इसमें आप लोगों को सही देखने को मिलेगा। एक आप देखिए कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था मॉन्सेंटो से संबंधित एक मामले में, जीएम कपास के बीज पर पेटेंट का दावा किया जा सकता है उसी की। ठीक है, उसी लिए आप देखेंगे एक चर्चा में था। और मॉन्सेंटो ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच चल रहे नोजी बीडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच जो विवाद चल रहा था ना, उसी के लेकर बात हुई थी। भारत के पेटेंट अधिनियम के अनुच्छेद 3J में सूक्ष्म जीवों के अलावा पूरे या उसके किसी भी हिस्से में पौधों जानवरों को पेटेंट करने की क्षमता शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे केवल तीसरा ही ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की भारत सरकार को सशक्त करता है। ए ऑप्शन पहला कह रहा है कि 2 कथन दिए गए, इनमें से सही चुनना है आपको। तो वह पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया को रीति का विवरण दे। दूसरा कह रहा है वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो 58 में क्या लगाओगे आप लोग? तो आपको बता दूं कि पहला 58 में
आप देखेंगे कि पहला गलत है लेकिन दूसरा इसमें ठीक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दूसरा ठीक देखना। 1986 में सार्वजनिक भागीदारी से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम की धारा 6 अधिकृत करती है केंद्र सरकार प्रदूषण नियंत्रण मापदंडों को नियंत्रित करती है। तो इसमें केवल बी ऑप्शन ठीक रहेगा। क्या? बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है क्वेश्चन आपका 59। भारत में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? 3 तो कथन गलत होंगे, एक ही सही होगा, वही एक चुनना है। अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। और भी कह रहा है ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर लागू होंगे। सी कह रहा है इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित करते हैं। डी कह रहा है अवशिष्ट उत्पादक के लिए यह अज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अवशिष्ट किसी अन्य जिले में ना ले जाया जाए। बताइए। तो इसमें आप देखेंगे 59 में आपका सी ठीक है। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरे मानदंड उपबंधित हैं। 59 में आपका सी होगा। 60 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को क्रियान्वित किया जाता है तो फार्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। दूसरा कह रहा है अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। इन दोनों में से सही कथन आपको चुनना है। बताइए क्या चुनोगे भाई? तो इसमें आप लोग क्या चुन लेना? दोनों चुन लेना, दोनों सही हैं आपके। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन लगा दोगे आप लोग। क्या? सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? 61। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया था? सेवा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, बताइए। इसमें आपका पहला कह रहा है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी कह रहा है कि अग्रणी बैंक योजना, तीसरा कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और डी कह रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? किसमें? 61 में। 61 में रहेगा आपका बी ऑप्शन ठीक, अग्रणी बैंक योजना, लीड बैंक स्कीम। ठीक है, और सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण को देश के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में एक व्यवस्थित और नियोजित विकास के लिए अप्रैल 1989 में पेश किया गया था। इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तक विस्तारित किया गया है। चलिए, तो ये आप लोग लगा देंगे, बी ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 62। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। इसे देश में विद्यमान वृद्धि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। दूसरा कह रहा है गौण खनिज के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। तीसरा कह रहा है गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। तो बताइए इसमें क्या लगाओगे? आपका 62 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आपका पहला भी ठीक है लेकिन दूसरा गलत है, तीसरा ठीक है। इसमें दूसरा क्यों गलत है अब ये भी आप लोग कहेंगे। रेत को गौण खनिज में होने में कुछ अस्पष्टता भी है। जहाँ इसका इस्तेमाल, उसका उपयोग किया जाता है, उसके आधार पर रेत का एक प्रमुख खनिज और मामूली खनिज हो सकता है। चूना पत्थर का भी यही हाल है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और गौण खनिज से संबंधित नीति कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंपी गई है, जबकि प्रमुख खनिजों से संबंधित नीति और कानून संघ केंद्र सरकार के अधीन खान मंत्रालय द्वारा देखे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एक और क्या, 1 और 3 ठीक है इसमें, और आपका दूसरा गलत है, यानी कि बी ऑप्शन लगा दोगे आप लोग। क्या लगा दोगे? ए ऑप्शन। कभी गलती हो जाती है इस तरह की तो बता दिया करिएगा, सुधार दिया करिएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इसलिए गलती हो जाती है बोलने में, कि मुझे लगता है कि आप लोग तो बैठे हुए हैं। फिलहाल मैं बता देता हूँ, जितनी कोशिश रहती है कि आपको कोई गलत जानकारी ना दी जाए। ठीक है, अगला है 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्यों के ऋणी होने के द्वारा है। भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल वर्ग में है। सही कथन आपको चुनना है 63 में। तो आपको बता दूं, ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। क्या? ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सबसे बड़ा हिस्सा
वाणिज्यिक उधार का है। और भारत का बाहरी ऋण कई मुद्राओं में है, जिनमें आप देखिए सबसे बड़ा यूनाइटेड स्टेट डॉलर का है, ठीक है। फिर भारतीय रुपया, विशेष आहरण अधिकार, जापानी येन, यूरो, अन्य मुद्राओं में भी आप देखने को मिलता है। तो इसमें डी ऑप्शन लगा दोगे। लेकिन डॉलर सबसे ज़्यादा आप लोग देखते हैं। 64 भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? अग्रिम जमा, निवेश, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। बताइए क्या शामिल नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें बी ऑप्शन आपका होगा, जमा। जमा तो आप देखिए कि वो किस उसकी परिसंपत्ति कहाँ से होगी, वो तो आपकी हो गई, आपने जमा किया होगा, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 64 में बी। 65 भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। भारत की आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो 65 में आप लोग क्या लगाओगे? 65 में आप देखेंगे पहला भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है, लेकिन दूसरा आपका बिल्कुल गलत है। इसमें आप देखिए इकोनॉमी से अच्छी संख्या में क्वेश्चंस पूछ लेता है करंट से जोड़कर, तो इसीलिए कहता हूँ कि ध्यान दिया करिएगा, थोड़ा बता दिया करिएगा, ठीक है। सरकारी व्यय में वृद्धि वास्तव में आयात में वृद्धि कर सकती है, मुद्रा संकट पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है। चलिए इसमें आप लोगों ने बी लगा दिया होगा, क्या बी ही लगाओगे और क्या लगाओगे? अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा है? 66। एक कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा कह रहा है राज्य भंडार समिति, तीसरा कह रहा है सहकारिता आयोग, और डी कह रहा है संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। तो 66 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? 66 में क्या लगाओगे? मालूम हुआ करे तो बता दिया करिएगा। सी ऑप्शन लगाओगे, सरकारिया आयोग 1983 में आया था, ठीक है। और ये इसने तो ये भी कहा था कि राज्यपाल को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, सत्ताधारी का सदस्य नहीं होना चाहिए सत्ताधारी पद का, लेकिन अधिकतर मामले में आप देखें उनके ही नेता ही राज्यपाल बन जाते हैं जो सत्ता में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 67। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उस विदेशी निवेशकों को जो स्वयं सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र, सहभागिता पत्र। सहभागिता पत्र। तो आप लोग देखेंगे इसमें आप लोगों का 67 में आप लोग डी यानी कि सहभागिता पत्र रहेगा। अगला क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। विधि के अनुसार विधिपूर्वक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। और दूसरा कह रहा है विधिपूर्वक वनीकरण निधि अधिनियम 2006 के अधीन चलाए गए विधिपूर्वक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। तो 68 में क्या करोगे आप? तो पहला तो ठीक है इसमें, लेकिन दूसरा आप देखेंगे गलत है। 68 में आपका दूसरा गलत है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, भागीदारी शब्द भी नहीं आता है उस अधिनियम में, इसलिए आप देखेंगे पहला ही ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है 69। 69 की बात करें तो भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, दूसरा कह रहा है संसदीय विभाग समिति संबंधी स्थायी समितियां, तीसरा कह रहा है वित्त आयोग, चौथा कह रहा है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, पांचवा कह रहा है नीति आयोग। और नीचे देगा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आप लोगों से यहाँ मेरा सवाल है, वित्त आयोग और नीति आयोग इसमें से बताइए कौन संवैधानिक संस्था है, ठीक है। बताइए 69 में क्या लगाओगे अब भाई? 69 में आपका क्या होगा? 69 में आप देखेंगे एक तो आपका पहला ठीक है, एक दूसरा ठीक है। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और दूसरा कह रहा है संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। तो इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहे। वित्त आयोग और नीति आयोग सलाहकार प्रकृति के होते हैं, वे किसी भी नियामक कामकाज की समीक्षा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और FSLRC की स्थापना एक बार वित्तीय कानून की समीक्षा के लिए की गई थी, ना कि देश में नियामक के लिए, ठीक है। चलिए तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है 70।
भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया है। दूसरा कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ने संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया है। तीसरा कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें आप देखेंगे कि 70 में क्या रहेगा आपका, तो इसमें आपका 70 में क्या रहेगा, पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे गलत है। तीसरा क्या है? गलत है। तीसरा गलत क्यों है? यह प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज 1950 में कहा गया कि एक नियोजित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंकों को क्रेडिट की समग्र आपूर्ति की विनिमय और या बैंक क्रेडिट के प्रवाह के कुछ हद तक नकारात्मक विनिमय तक ही सीमित किया जा सकता है। चलिए, तो ये आप लोग देखिएगा, आप देखेंगे कि इसमें ए ऑप्शन ठीक था 70 में। अगला क्वेश्चन है 71। क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि एशियाई एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। और इसमें आप देखिए 3 कथन दिए गए हैं। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। बताइए इसमें आप लोग क्या लगाओगे? तो आपको बता दूं कि 71 में आप लोग देखेंगे कि पहला ठीक है, बाकी आप देखेंगे दूसरा भी ठीक गलत है और तीसरा भी गलत है। एक बात तो आप लोगों को क्या ये AIIB की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना की बात बता देता हूँ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है। 16 जनवरी 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देखिए, पहला इसलिए गलत है क्योंकि आप देखते हैं कि 97 सदस्य देश हैं, यानी कि 80 से ज़्यादा तो ही, तो इसलिए आप देखेंगे पहला ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें भारत के बाद चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है इसमें। प्रत्येक सदस्य देश की अर्थव्यवस्था के आकार पर आधारित होते हैं। जीडीपी नाममात्र और जीडीपी पीपीपी 40% का उपयोग करके गणना की जाती है, चाहे वे एशियाई हों, गैर एशियाई सदस्य हों। यह शेयरों की संख्या निर्धारित करती है बैंकों में अधिकृत पूंजी का अंश। इसमें आप देखिए चीन सबसे बड़ा शेयरधारक है और इसमें एशिया के बाहर के सदस्य जैसे फिजी, न्यूजीलैंड भी शामिल है, तो इसलिए तीसरा भी ठीक गलत है, केवल ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन है 72। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य है? भारत सरकार की राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना भी करा। केंद्रीय, राज्य और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना। सी कह रहा है कि 50 करोड़ या अधिक के ऋणों के आवंटन आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करना। डी कह रहा है 50 करोड़ या अधिक की दबाव युक्त परिसंपत्तियों का जो सह संग उधारी के अंतर्गत हैं अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। तो 72 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। इसमें 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का जो सह संग उधारी के अंतर्गत आते हैं अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। अगला है 73। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ए बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो 73 में आप देखेंगे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा। क्या होगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा इसमें, ठीक है। चयन शब्द थोड़ा स्पष्ट भी है क्योंकि नियुक्ति की बात होती है अधिकतर मामले में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। इसमें से 74 में क्या लगाओगे भाई? 74 में आप देखेंगे कि एक तो आपका
पहला गलत है बिल्कुल, दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है। ठीक है, और आप देखेंगे कि PGNRB का गठन 2006 में हुआ था और कई नियामक पहले भी मौजूद रहे हैं, तो ये कोई नया तो नहीं है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। अगला है 75, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपरीत किया जाता है और वोल्ट को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपरीत किया जाता है। और LTE डेटा ओनली तकनीक है और वोल्ट आप देखें वॉइस ओनली तकनीक है। इन दोनों में से सही आपको चुनना है। बताइए भाई, यानी कि 75 में ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। आप क्या कह रहे हैं कि दोनों गलत हैं? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोनों गलत हैं। और वोल्ट 2G या 3G कनेक्शन के बजाय 4G LTE नेटवर्क पर वॉइस कॉल है और वोल्ट डेटा भी ट्रांसमिट कर सकता है। वोल्ट में 3G UMTS की तुलना में 3 गुना अधिक वॉइस और डेटा क्षमता है और 2G GSM से 6 गुना अधिक है। और आप लोगों का मालूम है कि नेटवर्क की बात हो रही, नेटवर्क जनरेशन। दोनों गलत हैं, तो यानी कि आप लोग डी ऑप्शन लगा दिए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या 76, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन दिए गए। गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 महीने और प्रसव पूर्वोत्तर 3 महीने के लिए संवेतन अवकाश की हकदार हैं। दूसरा कह रहा है शिशु गृह वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशु गृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 76 में केवल तीसरा ही ठीक है, बाकी आप देखेंगे पहला गलत है और दूसरा गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 महिला कर्मचारियों के लिए 26 सप्ताह के वेतनिक मातृत्व अवकाश का प्रावधान करता है। ठीक है, और इसमें आप देखें पेशों की अपेक्षित तिथि से 8 सप्ताह पहले मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा सकता है। और कामकाजी माताओं के लिए क्रेच की सुविधा प्रदान करने के लिए 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान ऐसी माताओं को क्रेच में बच्चे की देखभाल करने, उसे खिलाने के लिए काम के घंटों के दौरान 4 बार आने की अनुमति होगी, यानी कि बच्चे से मिल सके, उसे कुछ खिला सके। ठीक है, तो इसमें आपका केवल तीसरा ही ठीक था, यानी कि सी ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, डी कह रहा है निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 77 में ए ऑप्शन होगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसमें नहीं शामिल है। देखिए वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें ना, इसमें 10 उप संकेतक आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय शुरू करना, निर्माण परमिट से निपटना, बिजली प्राप्त करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना, क्रेडिट प्राप्त करना, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा करना, करों का भुगतान करना, सीमा पार व्यापार करना, अनुबंधों को लागू करना, समाधान करना, ये सब आपको देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की बात हो रही है। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ चुका है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, आप सभी जानते होंगे इसे क्या है, इंटरनेशनल यानी कि वित्तीय संस्थान है जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देते हैं। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 78, भारत में निम्नलिखित में किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया है? जैविक चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998। बी कह रहा है पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999। सी कह रहा है ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। डी कह रहा है खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन 2011। तो 78 में आप लोग क्या लगाओगे बताइए भाई? 78 में आपका होगा सी ऑप्शन, ई अपशिष्ट प्रबंधन हस्तन नियम 2011। ठीक है, ई वेस्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम की बात हो रही है। ई कचरे को रिसाइकिल करने और कम करने के उत्पादों के दायित्व को मान्यता देता है। चलिए, तो इसमें सी ऑप्शन लगा दिया होगा आपने। क्वेश्चन है 79, भारतीय खाद्य नियम के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान के लिए गए बोनस यदि कुछ है के साथ और क्या शामिल है? केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत और प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। तो आप देखेंगे 79 में क्या होगा बताइए?
79 में आपका 79 में आपका क्या होगा? सी ऑप्शन, प्रापण प्रासंगिक प्रभाव और वितरण लागत। 79 में आपका सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन है 80। ये कह रहा है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाता है? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इनके भवनों, अन्य आर्थिक संरचना और मशीनों का स्टॉक। सी कह रहा है कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप। और डी कह रहा है समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो 80 में आप लोग देखेंगे कि आपका क्या होगा? 80 में आपका डी होगा, समाज में आपसी भरोसे सामंजस्य का स्तर, ठीक है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 81। भारत के संविधान की बात होने लगी है। किसकी बात होने लगी है? भारत के संविधान की। और क्या कह रहा है भारत के संविधान वालों? इसमें दो कथन दिए गए। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है दोनों में से। तो किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारता नहीं होगी। दूसरा कह रहा है भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो 81 में आप देखेंगे कि आपका ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। क्या कह रहा है? दोनों गलत कह रहा है। 81 आपका 81 दोनों गलत कह रहा है। और एससी और एचसी हाईकोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट दोनों संवैधानिक संशोधन या केंद्रीय कानून की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं। तो इसमें आपका न्याय तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है, यानी कि 81 में आपका डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 82। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो दिए गए, सही कथन चुनना है। क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना में कम की जाती है। दूसरा कह रहा है पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 82 में आप देखेंगे कि आपका पहला तो ठीक है लेकिन दूसरा गलत बिल्कुल है। दूसरा क्या कह रहा है? बिल्कुल गलत है। 82 में आप देखेंगे ए ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, क्योंकि आप देखें कि चीन पीपीपी के मॉडल में आप देखेंगे चीन दुनिया में सबसे टॉप पर है, फिर उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पर हम लोग हैं, भारत है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे दूसरा गलत है। क्वेश्चन है हमारे सामने 83। एक कह रहा है कि भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन चुनना है इन चार में से। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा कह रहा है ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तीसरा कह रहा है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। और चार कह रहा है गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है इसमें। तो आप लोग क्या लगाओगे? 83 में आप देखेंगे कि 83 में पहला आपका ठीक है और तीसरा ठीक है, लेकिन दूसरा और चौथा आप देखेंगे गलत है। क्या है? गलत है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे कि मोटे अनाज का क्षेत्रफल तिलहन की तुलना में छोटा है। गन्ने के तहत क्षेत्र में लगातार वृद्धि नहीं हुई है, इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। चलिए तो इसमें आप लोग 1-3 यानी कि ए ऑप्शन लगा दिए होंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 84। भारत द्वारा आयातित कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? मसाले, ताजे फल, दलहन, वनस्पति तेल। तो इसमें आप देखेंगे कि आप लोग सभी जानते हैं कि किसका? वनस्पति तेल का सबसे ज़्यादा किया है आयात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर। तो 75 में किस में 85 में आप लोग क्या लगाओगे? डी, स्वयं को पूर्णता विकसित करने का अवसर, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। और स्वतंत्रताएं आप देखते हैं नकारात्मक सकारात्मक दोनों तरह की होती हैं। नकारात्मक स्वतंत्रताएं बाधाओं की अनुपस्थिति है इसमें। सकारात्मक स्वतंत्रता कार्य करने की संभावना इसमें आप लोगों को देखने को मिलती है। चलिए देखते रहिए, संविधान में आप लोग पढ़ते होंगे, एम लक्ष्मीकांत में संविधान में NCERT में भी पढ़ते होंगे। तो इसमें डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 86। भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक सरकार भारतीय रिजर्व द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। भी कह रहा है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहन करना। सी कह रहा है विदेशी वाणिज्यिक उधारों से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। डी कह रहा है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो 86 में आप देखेंगे कि आपका क्या होगा? 86 में डी होगा, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना इसमें उपाय नहीं है, ठीक है। बाकी तीन है। 87।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिकेटेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है। पहला कह रहा है इसमें यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। दूसरा कह रहा है यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। तीसरा कह रहा है वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो 87 में आप लोग क्या करोगे बताइए। 87 में क्या रहेगा आपका? केवल पहला ही ठीक है, बाकी दूसरा और तीसरा बिल्कुल गलत है इसमें। 87 में यही होगा। आरबीआई द्वारा, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सीएजी इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आप देखेंगे तीसरा गलत है आपका, बिल्कुल। दूसरा भी गलत है। कैग की बात हो रही है। कैग भी संवैधानिक संस्था है। किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई है आप लोग बताइएगा नीचे। 87 में ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसमें। 88 क्वेश्चन है 88। निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनिमय जनरल डेटा प्रोटेक्शन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से क्रियान्वयन शुरू किया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये आप देखेंगे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 88 में क्या होगा आपका? यूरोपीय संघ होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र के सहयोग के क्षेत्रों में प्राथमिकीकरण और क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किए? जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें आप देखेंगे कि रूस होगा आपका। क्या होगा? रूस होगा आपका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसलिए कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, निम्नलिखित में से किसी एक के साथ बढ़ता है? आरक्षित नकदी अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सामुदायिक नकदी अनुपात में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो 90 में आप देखेंगे कि आपका बी ऑप्शन होगा, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। ठीक है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 91। एक कह रहा है मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी। किसकी? मनोरंजन हेतु। बताइए इसमें क्या लगाओगे, कुछ करोगे? मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, सही कथन चुनना है। संवर्धित वास्तविकता में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। आभासी वास्तविकता में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर विक्षेपित हो जाती हैं। तीसरा कह रहा है एआर व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या पीसी के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। 4 कह रहा है वीआर संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। तो इसमें आप देखेंगे 91 में क्या करोगे आप लोग? 91 में क्या करोगे? 3 और 4 तो ठीक है इसमें, लेकिन पहला और दूसरा बिल्कुल गलत है इसमें। क्योंकि आप देखेंगे कि संवर्धित वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है, जहां वास्तविक दुनिया में रहने वाली वस्तुओं को कंप्यूटर जनित अवधारणात्मक जानकारी द्वारा बढ़ाया जाता है। इसमें आपका 3 और 4 ठीक होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 92 शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचारों माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, एक आदि मानव जाति, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। तो 92 में आप लोग क्या लगाओगे? एक आदि मानव जाति होगा। बी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा इसमें।
वोसन्स या डेनिसोवा होमिनिन एक विलुप्ति प्रजाति जीनोम होमो पुरातन मनुष्य की उपप्रजाति है। चलिए आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग भी लगा दिए होंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 93, विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। अब आप लोगों को बोला था ना इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा, वरना आते हुए भी आंसर गलत कर बैठते हैं। सही नहीं है तो 3 तो सही होंगे, एक ही गलत होगा, सही नहीं होगा, वही चुन लेना है आप लोगों को। तो पहला कह रहा है विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर विकारात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। बताइए। दूसरा कह रहा है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम विकारात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। और तीसरा सी कह रहा है कि किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में पृथक्कृत कराया जा सकता है। डी कह रहा है पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोग की गई फेटी डिस्क में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो पहला बिल्कुल गलत है, बाकी आप देखेंगे तीनों सही है। और गलत सही नहीं है पूछ रहा है तो ए ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर, इन 3 कथनों में से सही आपको चुनना है इसमें भी। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन इसमें क्या कह रहा है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन प्राधिकारी की पहचान करता है। दूसरा कह रहा है इंटरनेट पर सूचना सर्वर तक पहुंचने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण पत्र के रूप में प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है जो सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। 94 में आप लोग क्या लगाएंगे, बताइए। 94 में क्या लगाओगे। इसमें केवल तीसरा ही ठीक है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। और डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल प्रमाण पत्र के बीच अंतर होता है। एक डिजिटल हस्ताक्षर एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका, जबकि एक डिजिटल प्रमाण पत्र एक कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये। डिजिटल हस्ताक्षर एक रिकॉर्ड नहीं है और प्रमाण करने वाले प्राधिकारी की पहचान की डिजिटल प्रमाण सुनिश्चित भी करता है, डिजिटल हस्ताक्षर से नहीं। चलिए तो ये आप देखिए केवल इसमें तीसरा यानी कि सी ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परिधीय प्रौद्योगिकी के संदर्भ में परिधीय उपकरणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य निष्पक्ष किए जा सकते हैं या किया जा सकता है। तो आप देखिए 3 दिए गए, सही चुनना है उनमें से। किसमें 95 की बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें तीनों ठीक है, किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरण और श्रवण दोष से युक्त व्यक्ति की सहायता, यानी कि डी ऑप्शन आपका होगा 95 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 96। अगला क्वेश्चन है 96, आरएनए अंतरक्षेप प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों। 4 कथन दिए गए, सही बताइए इसमें से। यह जीन अनभिव्यक्तीकरण रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने के हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। और 4 कह रहा है ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों। तो 96 में आप लोग देखेंगे इसमें आपका पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और 4 ठीक है, लेकिन तीसरा आप देखेंगे बिल्कुल गलत है। इसमें तीसरा गलत है, ठीक है, बाकी आप देखेंगे सभी आपके ठीक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये ऑप्शन लगा देना, ठीक है, 1 2 4 कथन। क्वेश्चन है 97, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया है। इस प्रक्षेपण का क्या मत है। हिम्स बोसोन कणों का अभिज्ञान हुआ, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, वॉर्म हॉल से होते हुए अंतरा मंदाकिनी अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई है। और डी कह रहा है इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता सिंगुलरिटी को समझना सुकर बनाया। तो 97 में आप देखेंगे कि आपका बी होगा, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण है। पहला इसमें आप देखेंगे 98 की बात कर रहा हूं, 4 कथन दिए गए, सही चुनना है।
पहला कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति का होना। दूसरा कह रहा है रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना। और तीसरा सी कह रहा है आपसे पशुधन फार्मिंग में जैविकों का इस्तेमाल करना। और 4 कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। सही चुनिए आप लोग इसमें से। 98 में क्या लगाओगे? 98 में बताइए, 98 में आपका क्या होगा? अंठानवे में आप देखेंगे कि एक तो पहला बिल्कुल गलत है, दूसरा ठीक है इसमें, और एक तीसरा ठीक है इसमें। आप देखेंगे क्या तीसरा ठीक है, चौथा भी गलत है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 99। प्रयास समाचारों में आने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है? लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची। भी कह रहा है रोगियों में रोगजनकों की ठीक ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक। और सी कह रहा है एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। और डी कह रहा है आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। तो आप देखेंगे इसमें कि क्या लगाओगे। ए ऑप्शन ठीक रहेगा, लक्ष्य साधित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैंची है, आणविक कैंची। 100 अंतिम क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यकृत शोथ बी विषाणु की काफ़ी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। यकृत शोथ सी का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता है। सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो 100 में आप देखेंगे बी गलत है, और बाकी आप देखेंगे ए और सी डी सही है, लेकिन सही नहीं पूछा था, गलत ही पूछा था। तो इसमें बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी का एक टीका है जो जन्म के समय अभी सभी शिशुओं 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुशंसित है। यह भी सिफारिश की जाती है कि जोखिम वाले समूहों में वयस्कों को टीका लगाया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे 2019 का प्रीलिम्स का जो UPSC सिविल सर्विस का पेपर है पहला, उसे हम लोग विस्तार से देख चुके हैं, उस पर बात कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 2020 का प्रीलिम्स का पहला पेपर देखेंगे और उस पर बात करेंगे। ये सभी PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एक काम और आपको करना है, आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग नीचे बेझिझक बताया करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। और देखिए नीचे आप लोगों को पेपर काम के लिए भी मिलता है यहाँ कि आप गुणा भाग जो भी, लेकिन GS में क्या गुणा भाग लगाओगे? हाँ, क्रम लिखने के लिए कहीं कुछ पूछा हुआ है तो भले ही आप लिख सकते हैं, यूज करने के लिए रहता है।